गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होता है उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश में दो तरह का पेपर होता है। एक जो पीजीटी होता है वो जो वित्त पोषित कॉलेज होता है उनके लिए होता है, और जो जीआईसी होते हैं उनके लिए अलग होता है। सर, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो किसके लिए है आरक्षित? देखिए, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो जो बर्फीले तेंदुए होते हैं जिसे कहते हैं, हिम तो तेंदुआ। स्नो लेपर्ड कहते हैं। स्नो लेपर्ड कहते हैं इंग्लिश में। स्नो लेपर्ड के लिए है, वो है स्नो लेपर्ड के लिए। और देखिए, अभी गोविंद स्नो लेपर्ड के मतलब लिए क्या है, उत्तराखंड में गोविंद ये जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है इनमें उसको संरक्षण करने की बात चल रहा है। तो ये स्नो लेपर्ड जो होता है ना, जो बर्फ में जो पाए जाते हैं उस तरह के जो होते हैं, तेंदुए जो होते हैं। सर, एक बार सभी सभी के बारे में बता दीजिए कौन सा किसके लिए आरक्षित है। देखिएगा, जो कार्बेट है वो आपका टाइगर के लिए है। कार्बेट कौन सा है? टाइगर के लिए। टाइगर के साथ साथ यहाँ पे हिरन का भी होता है। टाइगर के साथ साथ क्या है, यहाँ पे हिरन का भी होता है। उसके बाद आपका जो राजा जी नेशनल पार्क है वो टाइगर और हाथी एलिफेंट दोनों के लिए है। टाइगर और एलिफेंट दोनों के लिए कौन सा है आपके राजा जी नेशनल पार्क है। दूसरा है आपका फूलों की घाटी। आप लोग जानते हैं फूलों की घाटी जो मेनली जो है वो फूलों के लिए संरक्षित है। और फूलों के साथ साथ वहां पे अगर एनिमल की बात की जाए तो कस्तूरी मृग उसमें जो मेनली पाया जाता है, कस्तूरी मृग। उसके बाद जो नंदा देवी है ये भी कस्तूरी मृग के लिए है। और आपका जो गंगोत्री है वो भी क्या है, आपके स्नो लेपर्ड्स के लिए है। तो मेनली देखेगा, राजा जी ज्यादा पूछे थे क्योंकि राजा जी 2015 से पहले किया था वो हाथियों के लिए फेमस था। और आपको पता है कि जो राजा जी नेशनल पार्क से लेके जो काजीरंगा नेशनल पार्क का क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा जो बेल्ट है ना इसको हाथी कॉरिडोर कहा जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली से वो देहरादून जाने के लिए क्या है जो रास्ता बनाया जा रहा है उसमें 15-20 किलोमीटर क्या है ओवर ब्रिज टाइप की बनाया जा रहा है, जो हाथियों के आने जाने के लिए क्या है सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। या कभी आप हरिद्वार से देहरादून जाते होंगे तो वहां पे जो बीच में जो राजाजी नेशनल पार्क का जो एरिया है वो भी क्या हाथियों के संरक्षण के लिए है। तो मेनली हाथियों का था पहला। अब 2015 से क्या है उनको बाघ के लिए भी क्या है संरक्षित कर दिया गया। और लोग अभी सर, इसमें सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क है ना एरिया वाइज? हाँ बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा आपका गंगोत्री है और सबसे जो छोटा है नेशनल पार्क की बात करें उत्तराखंड में वो आपका फूलों की घाटी है। और जो कार्बेट है उसकी जो एरिया है वो 520 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है कार्बेट नेशनल। उसका है 2800 कितना 2900 कितना किलोमीटर है सॉरी, जो गंगोत्री है। ये देखिए, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा शहर का मतलब होता है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर इलाहाबाद सबसे बड़ा शहर है। या इसका नाम आजकल क्या हो गया, प्रयागराज। जो शहर है
गंगा किनारे बसा हुआ सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर यही है। ये जो बनारस है ये सबसे प्राचीन शहर है, प्राचीन शहर है। कानपुर क्या है, इसे उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कहा जाता है, औद्योगिक शहर। पटना कहाँ है, ये बिहार में है। पटना कहाँ पे है, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना। तो ये जो चारों आपको शहर जो दिखाई दे रहा है ये सब कहाँ पे हैं, ये सब आपके गंगा के किनारे बसे हुए हैं। गंगा कहाँ से बनती है, आप लोग जानते हैं देव प्रयाग से गंगा बनती है। यहाँ पे दो नदियों का संगम होती है, एक होते हैं भागीरथी और एक है आपका अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख, और अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपत झील। इसका ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इनका जो ग्लेशियर है वो है सतोपत ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है। धन्यवाद। ये जो गोमुख है ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो आपका संतुपत ग्लेशियर है ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जो अलकनंदा नदी है इसके किनारे पर कौन सी मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर। इसके किनारे पर कौन सी मंदिर है, जो आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा टिहरी डैम बना हुआ है, ठीक है। टिहरी डैम आपके भागीरथी नदी पर है। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। कहाँ पे गंगा बनती है, देव प्रयाग में। देव प्रयाग को क्या सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, देव प्रयाग, देव प्रयाग को क्या कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि गंगा नदी से संबंधित। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, ये आपको बताया था। और टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और बांग्लादेश में इसको क्या क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और 5 राज्यों में बहती है, और सबसे ज्यादा जो बहती है वो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को सामने है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है। देखिए आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, इन तीनों का उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील के नजदीक से। और एक नदी है याद रखिएगा, और चौथा नदी है आपका घाघरा नदी। कौन सी नदी, घाघरा नदी। ये 4 नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ पे है, ये आपके तिब्बत में स्थित, तिब्बत मतलब चीन में स्थित, तिब्बत या चीन में स्थित है कौन सा, आपके मानसरोवर। आपको पता है कि उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा से क्या है, मानसरोवर यात्रा में लोग जाते हैं। कौन सी दर्रा से होके, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। तो बार बार यह रिविजन कीजिए जैसे याद हो जाते हैं, ठीक है। लिपुलेख दर्रा है। और एक मोटर मार्ग से भी जाया जा सकता है, वो है नाथुला, नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में नाथुला दर्रा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है, शांगपो कहा जाता है। चाइना में क्या कहते हैं, शांगपो, मतलब चीन में इसको
शाम को कहा जाता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचता है तो उसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको आपको क्या कहते हैं, जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, जमुना। और जो असम है, असम में क्या होता है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है, असम में। ये आपको पता है। सिंधु नदी आपके लद्दाख से होकर गुजरती है, और जो लेह जो शहर है, वो लेह शहर क्या है, सिंधु नदी के ऊपर लेह। और इसके बाद क्या है, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती है। सतलज नदी भी आपको बताया था कि ये भी क्या है, हिमाचल होके फिर पंजाब होके क्या होता है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये सारे नदियों के बारे में याद रखिएगा। जहाँ पे कंफ्यूजिंग होगा वहां पे क्वेश्चन आप तुरंत पूछिए, जो कोई भी डाउट हो। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी मानस नदी किस नदी का क्या है, उपनदी का मतलब सहायक यानी ट्रिब्यूटरीज है। तो मानस जो नदी है वो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। किस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। अभी आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताऊं। गोदावरी नदी आप जानते हैं, ये कहाँ से निकलती है, त्रंबकम से, बकम से निकलती है। त्रंबकम से या त्रंबकेश्वर शहर से भी निकलती है, उसको कहते हैं त्रंबकम, उसका मेन नाम है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है ओके, महानदी। और महानदी पर भारत की जो सबसे लंबी बांध बनी है, लंबी क्या बनी है, बांध बनी है, इसे क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध कहा जाता है। क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध। जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा। कृष्णा नदी के जो मुख्य सहायक नदी है उसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं। तुंगभद्रा नदी किस नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो कोयना नदी है। कोयना नदी, ये सभी याद रखिएगा। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी के बारे में आपको बता रखा है। कौन सी नदी ब्रांच द्रोणी यानी जो फॉल्ट खॉर्ड से होकर बहती है। देखिए आपको बार बार बताया कि जो नर्मदा नदी है वो क्या है, ब्रांच घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से बनती है, अमरकंटक से बनती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो उत्तर दिशा से मिलती है। किस दिशा से मिलती है, उत्तर दिशा। तो सोन नदी गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत, इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा, या कह सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी यही है। दक्षिण भारत की क्या है, सबसे होली रिवर यही है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे होली रिवर कौन सी है, कावेरी नदी है। और गोदावरी नदी के किनारे पर क्या है, नासिक शहर बसा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है कहाँ पे, नासिक में लगता है। गोदावरी नगर नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, आपको पता है कि जो नर्मदा नदी है, इनके दो और दो पहाड़ियां है। एक तरफ क्या है, सतपुरा पहाड़ी है, और एक साइड में क्या है, विंध्याचल पर्वत है।
विंध्याचल पर्वत, दोनों के बीच में जो द्रोणी है यानी जो फॉल्ट है, उसी के बीच में से क्या होता है, नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी क्या नहीं बनाता है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है, ये ज्वार नद मुख बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और तापी नदी, क्या होता है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नदी कौन दो नदी नहीं बनाती है, एक तो नर्मदा नदी हो गया और दूसरा आपके तापी जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। आपको पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो सुंदरबन का डेल्टा जिसे कहा जाता है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है, कौन कौन से ऐसे नदी है जो वेस्ट की तरफ प्रभावित होती है। तो देखिए नर्मदा नदी तो है ही है, ताप्ती नदी है ही है, ये जो राप्ती नदी है ये नहीं है। तो एक और दो इसमें प्रभावित, और ये दोनों क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि क्या बनाती है, ज्वार नद मुख बनाते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्चुरीज कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको एक्चुरीज कहा जाता है। तो वो कौन बनाती है, नर्मदा और तापी नदी इनको बनाती है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी। तो राप्ती नदी नहीं बनाती है, ठीक है ध्यान दो। राप्ती नदी एक गोरखपुर के आसपास बहती है, तो ये नहीं बनाती है। और आपको पता है कि नर्मदा नदी है, इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र नदी क्या है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी पर सदर सरोवर बांध बनाया गया है जो गुजरात में है। ठीक है, सदर सरोवर बांध बनाया गया है जो गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ये कावेरी नदी तीन राज्य से होकर गुजरती है, वो कौन कौन सा है, देखिए कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, केरल से होकर बहती है और तमिलनाडु से। तो ये जो तीन आपका राज्य दिखाई दे रहा है, इन्हीं से क्या होता है, कावेरी नदी बहती है। और एक बात और जानिए, इन तीनों के बीच में क्या है, कावेरी नदी जल समझौता पर बंटवारा है, इनमें हमेशा विवाद होता रहता है। तो ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु में से ये कावेरी नदी बहती है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। और जो मेट्टूर बांध है वो कावेरी नदी पर है। मेट्टूर जो बांध है वो कावेरी नदी पर सबसे प्राचीन बांध है। ये क्या है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, जो आपके तमिलनाडु में चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। कृष्णा बहुत प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोन नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है। देखिए अभी आपको बता दें कि ये कहाँ से निकलती है। ये नदियां, ये जो तीनों नदियां जो निकलती है वो आपको क्या होता है, अमरकंटक से निकलती है। पहले अमरकंटक मध्य प्रदेश में होता था, आजकल क्या ये छत्तीसगढ़ का बना है। अमरकंटक तक पर्वत, अमरकंटक पर्वत कहाँ पे है, आपके छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ पे है, अरावली आपके मुख्यतः राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात से लेके दिल्ली तक है, लेकिन इसका मेन पार्ट कहाँ पे है, आपके राजस्थान। चलिए, पूर्वी घाट आपको पता है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला घाट है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। पलामू की जो पहाड़ है ये आपके झारखंड में, यहाँ पे है झारखंड। आपको पता है कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची शिखर शिखर कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, कौन सी है, गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर क्या है, अरावली पर्वत का ये सबसे ऊंची। और देखिए एक बात और जानिए, जो अरावली पर्वत है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अरावली पर्वत को कौन सा पर्वत कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी निकलती है, ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, दामोदर जो नदी है वो मुख्यतः क्या होता है, झारखंड में बहती है और पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है,
तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, नैनीताल के पास से कहीं हो जाएगा। सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से, तो सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से निकलती है, ये है। तो ये पहले समझ लीजिएगा इसके बारे में। आपको बता कि जो दामोदर दामोदर नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको बता। देखिए जो दामोदर नदी है, इस पर सबसे पहले नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। भारत का पहला जो नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाया गया, यानी जो नदी घाटी परियोजना जिसे कहते हैं नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। तो रिवर वैली जो प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहले आपका दामोदर नदी में बनाया गया था 1950। जो अमेरिका में एक नदी है करेंसी, उसके आधार पर बनाया गया, उसके डिजाइन पर बनाया गया। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का क्या कहा जाता है, शोक कहा है। शोक मतलब स्वरूप कहा जाता है। सर ये कौन से साल में बना है इसमें नदी घाटी परियोजना? ये 1950 में बनी है, लिखा तो है 1950 में बनी है। एक मिनट, 1950 में बनाया गया था नदी घाटी परियोजना। इसको बी मानिएगा आंसर, क्योंकि सोमेश्वर तक क्लियर नहीं हो रहा है कौन से सोमेश्वर, उत्तराखंड वाला सोमेश्वर दे रखा है या कौन से सोमेश्वर दे रखा है। तो इसको छोटा नागपुर के पठार मान लीजिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, छोटा नागपुर का पठार मानिएगा, बी मत मानिएगा, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये कि छोटा नागपुर के पठार बहुत बड़ा है ना, तो इसमें से कौन सा होगा ये भी बहुत चैलेंज हो रहा है। तो जो दामोदर नदी है, इससे क्या आता है, हुगली नदी का सहायक नदी है। इस नदी का सहायक नदी है। ठीक है, जो दामोदर नदी है, ये हुगली नदी आप लोग को बताया था, ये हुगली नदी का क्या है, सहायक नदी है। हुगली नदी का क्या है, सहायक नदी। और इसे क्या है, पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं, स्वरूप कहा जाता है, यानी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे नासिक कोसी नदी को क्या होता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है इसको। और ये जो दामोदर नदी है, इस पर सबसे पहले नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था। जो अमेरिका के जो एक नदी है टेनेंसी नदी है, उसके आधार पर उस मॉडल पे बनाया गया, उस मॉडल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी नदी भू बंधित नदी है, भू मतलब लैंड लॉक रिवर जिसे कहा जाता है। तो लैंड लॉक रिवर कौन सी है, आपका लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी, जो कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। तो लूनी नदी क्या है, ये भूमि मतलब ये क्या होता है, समुद्र में नहीं मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, भूमि बंधित नदी या लैंड लॉक रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कहाँ पे है, आपके राजस्थान में पाई जाती है ये नदी। कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में आपको बता दिया। अगला देखिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है, मतलब नदी सबसे अधिक परिवर्तन करते, मार्ग को बदलते रहते हैं। तो अभी देखिएगा, आपको बताया था ये नदी कौन सी है, आपका कोसी नदी है। सबसे अधिक नदी अपना रास्ता बदलने में फेमस कौन सी नदी है, कोसी नदी। जहाँ कहाँ बहती है, मेनली ये नेपाल से आती है और बिहार में मेनली बहती है। कहाँ बहती है, उत्तरी बिहार में बहती है। और इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोध कहा जाता है। फिर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है, नेपाल से इस नदी का उद्गम। ठीक है, इसको बिहार में ये बहती है, बिहार का स्वरो कहा जाता है, स्वरो ऑफ बिहार कहा जाता है। सोन नदी आपको पता है अमरकंटक से निकलती है। देखिए जो गंडक नदी ये भी नेपाल से निकलती है। गंगा नदी आप लोग जानते हैं,
ये कहाँ से निकलते हैं? उत्तराखंड से निकलते हैं। गंडक नदी भी क्या है, आपके नेपाल से निकलती है। और गंडक जो नदी है ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी और बिहार का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो गंडक नदी क्या है, यूपी और बिहार का बॉर्डर को सीमा को निर्धारित करने में भी क्या है, गोल लगाती है। और कहाँ से निकलती है? नेपाल से। कोसी नदी, गंडक नदी सब नेपाल से निकलती है। आगे देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? देखिए, आप लोगों को बता था कि हमारे यहाँ पे क्या है, जो मानसून है वो क्या है, विस्थापित हो रहे हैं, चेंज करता रहता है। जिसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो स्थल और समुद्र का जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, उसमें अंतर पाया जाता है। विभेदी मतलब अंतर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका ए नंबर सही होगा। ए नंबर सही होगा कि आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 6 महीने क्या होता है, हवा। देखिए, 6 महीने क्या होता है, हवा क्या होता है, समुद्र से क्या होता है, प्लेन यानी प्लेन की ओर चलता रहता है। और 6 महीने क्या होता है, जो हवा होती है प्लेन से समुद्र की ओर चलने लगती है। देखिए, वर्तमान में क्या हो रहा है, समुद्र से क्या है, स्थल की ओर चलने हवा चल रही है। लेकिन अक्टूबर के बाद क्या होगा, यही हवा क्या हो जाएगा, प्लेन से या मैदान से या स्थल से क्या होता है, समुद्र की ओर चलने लगेगा। फिर क्या होता है, मार्च में क्या होता है, ये हवा फिर से घूमने लगेगी। मतलब 6 6 महीने के अंदर मार्च के बाद क्या होता है, उसके हवा क्या होता है, फिर घूमने, तो इसे मानसूनी हवा कहते हैं। और आपको पता है कि मानसूनी शब्द किसने दिया था, अरबी लोगों ने दिया था। तो ये अरबी भाषा का शब्द है मानसून। और भारत में मानसून कब पहुंचती है, 1 जून को क्या है, मानसून क्या है, भारत में पहुंचती है। और कहाँ पहुंचती है, केरल। केरल में मानसून कब पहुंचती है, 1 जून को पहुंचती है। ठीक है। स्थल और समुद्र की विविधि तापमान बढ़ाया गया होता है। यहाँ पे मानसून के मौसम में विस्थापन पाई जाती है। और मानसून शब्द किसने दिया था, अरब के लोगों ने दिया था। यह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अगला एक, निम्न में से किस राज्य में जाड़े के इस मौसम में बारिश होता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था कि भारत में जब मानसून आती है तो वो मानसून वापस भी जाती है। तो ये जो आप देखिए, ये हमारी भारत का क्या, दक्षिण भारत का मैप। यहाँ से पहले मानसून पहुंचती है केरल में। फिर क्या होता है, यहाँ से पहुंचती है कहाँ, मुंबई में। फिर यहाँ से पहुंचती है सौराष्ट्र वगैरह से। और इधर क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी से मौसम मानसून यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत है। या क्या है, हिमालय पर्वत। तो ये जब यहाँ पहुंचती है तो फिर ये क्या वापस टर्न होती है, ये क्या होता है, वापस टर्न होती है। और टर्न होकर यहाँ से गुजरती है। तो इसे क्या होता है, लौटती हुई मानसून कहती है। लौटती हुई मानसून इसे कहा जाता है, मानसून कहा जाता है। या इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ध्यान देखिएगा दोनों। तो यहाँ कहा, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या होता है, जब मानसून वापस जाती है, यानी ठंडे के समय पर्यटन, नवंबर दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। क्योंकि यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के कारण क्या होता है, यहाँ का मानसून यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है। तो बंगाल की खाड़ी वाला क्या होता है, ये समांतर होने के कारण क्या होता है, बंगाली खाड़ी का जो मानसून है यहाँ नहीं पहुंचता। ठीक है। और ये जो मानसून होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको दक्षिण, ये दक्षिण से शुरू हो रहा है। ठीक है। तो दक्षिण से हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मानसून। और इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। यहाँ पे जाड़े में बारिश होता है। जाड़े में आपका तमिलनाडु में बारिश। जाड़े में कहाँ पे पानी बारिश होता है, आपके तमिलनाडु। कब होता है, ये नवंबर के महीने में होता है और दिसंबर के महीने। आप लोग 3 4 पहले 4 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, चेन्नई में क्या होता है, बरसात के मतलब ठंडे के समय में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। चेन्नई शहर पूरा डूब गया था। तो उसको भी, तो ये मानसून की क्या है, प्रवृत्ति है।
इसको सुनिए। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी आपको पता था, चेरापूंजी का अब वर्तमान नाम क्या होगा? इसके बगल में जो बारिश होती है वो है आपका मासूम। तो चेरापूंजी कहाँ है? ये आपका मेघालय। मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघों का घर, मेघों का। यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। ये 3 पहाड़ी है और ये 3 क्या है? ये पहाड़ी भी है और ये जनजाति भी है। 3 जनजाति भी है, इसको भी ध्यान देते हैं। ये कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय में क्या कहते हैं? मेघालय। और मेघालय में जो इस समय सबसे अधिक जो बारिश होता है उसको क्या कहते हैं? मासिनराम। मासिनराम के अब सबसे ज्यादा बारिश वाला इसका ये होता है। जो कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। इसको दिया गया। तो मेघालय के बारे में पूछा गया है कि चेरापूंजी कहाँ पे है? तो मेघालय में। अगला देखिए क्या आता है, कड़ेबा। देखिए उस दिन भी आप लोगों को बताया कि जो मिट्टी होता है, जो जाफरान यानी केसर के लिए अच्छी होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? आपका कश्मीर हिमालय में। यही क्वेश्चन था उसमें, उसमें भी क्या यही क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? कश्मीर में पाया था। ये आपको ज्यादा बताने का उसके लिए। केसर आपके साइंस नहीं है तो केसर के बारे में क्या था? रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगर या रेगुर कहते हैं इसको, रेगर या रेगुर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या होता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाती है। कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। और ये क्या होता है? सबसे कठोर मिट्टी होता है, कठोर मिट्टी होता है। और इसमें जल धारण की क्षमता ज्यादा होती है। जल धारण की क्षमता, जब धारण की क्षमता क्या होता है? ज्यादा होती है। अगर जब काली मिट्टी पूरी सूख जाए तो उसको किसी के ऊपर मारिएगा तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है? कठोर बन जाता है। और जल धारण की क्षमता भी क्या होता है? काली मिट्टी में ज्यादा होता है। और ये कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक की जाती है। इसको रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आप लोग को बताया था भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और इसमें क्या होता है? अनाज की खेती ज्यादा अच्छी होती है। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी में क्या होता है? इसमें काजू वगैरह की खेती अच्छी होती है, चाय वगैरह की खेती अच्छी होती है। जो बागवानी कृषि होता है उसके लिए क्या होता है? तो अच्छी नहीं है। बागवानी कृषि के लिए क्या है? तो लाल या लेटराइट जो मिट्टी होता है इसमें क्या होता है? ये बागवानी कृषि के लिए बहुत ही फेमस। ठीक है। रेगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है, इसको ध्यान रखें। वो वहाँ पे कपास खेती कर रहे हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोकना है? मृदा अपरदन मतलब मृदा के जो क्षय होता है या उसकी जो कटान होती है उसको कैसे रोका जाए? इरोजन जिसे कहते हैं। तो रोकने की बात है। देखिए अति चरण से तो रुकेगा नहीं, रुकेगा क्या? अति चरण से नहीं रुकेगा। तो देखिए जानवरों को यानी पशुओं को अगर क्या होता है किसी खेत में ज्यादा उसको ग्रेजिंग करवाएंगे तो उसके जो खुर होते हैं ना, पैर के खुर, वो क्या होता है? मिट्टी को कमजोर कर देते हैं। और बारिश आने पर क्या था? खुर के निशान से जो मिट्टी कमजोर हो जाता है उसको क्या था? पानी बहा के ले जाता है। तो अपरदन तो हुआ ही हुआ। वनस्पति के उन्मूलन से, भाई वनस्पति को अगर उन्मूलन कर दोगे तो मिट्टी का वजह कैसे? आप जानते हैं कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या है? जकड़ के रखता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो जकड़ कहाँ से होगा? थोड़ा सा पानी पाएगा तो हो जाएगा। वृक्ष रोपण से। और चौथा है पक्षी की संख्या में वृद्धि। पक्षी की संख्या से वृद्धि से नहीं होता, बल्कि वृक्ष रोपण से होता है। इससे होता है वृक्ष रोपण से क्या होता है? ये होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो वन है और वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो है आपका 24.61% जो पूरे है। ठीक है। भारत में वन और वन क्षेत्र, वन प्लस वन क्षेत्र या बराबर है, ये टोटल कितना है?
ये है हमारे यहाँ पे 24.61%। इसका मतलब है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, इसका 2021 के रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे वन कहाँ पे पाई जाती है? हरियाणा। उत्तराखंड में देखिएगा सबसे घना वन जो है उत्तराखंड में वो नैनीताल में है। और क्षेत्रफल के आधार पर वनों की क्षेत्रफल देखा जाए तो वो कोरी गढ़वाल में ज्यादा वन पाया जाता है। और घना वन कहाँ पाया जाता है? नैनीताल में ज्यादा पाया जाता है घना वन, जिसको डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो डेंस फॉरेस्ट कहाँ है? नैनीताल में है। और सबसे ज्यादा जो वन है वो अगर किसी पर्टिकुलर जिले की बात की जाए तो वो है कोरी गढ़वाल। कहाँ पे है? कोरी गढ़वाल। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था। तो नए मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो कौन सी मिट्टी होगा पुरानी मिट्टी को? पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नई मिट्टी को, ये नई मिट्टी है, खादर कहा जाता है। उपजाऊ कौन सा होगा? ये ज्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है। भंवर वाला क्षेत्र कौन सा है? जो भंवर वाला क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक और तराई के बीच में। शिवालिक और किसके बीच में है? तराई के क्षेत्र में। तराई के बीच में क्या कहा जाता है? भंवर। और यहाँ पे रेत वगैरह या कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और यहाँ पे नदी क्या हो जाता है? नदी विलुप्त हो जाता है, छिप जाता है, विलुप्त हो जाता है भंवर वाले क्षेत्र। ठीक है। तो भंवर वाले क्षेत्र में क्या होता है? नदी पहाड़ों के नीचे या पत्थरों के नीचे क्या कर जाता है? विलुप्त हो जाता है गर्मियों के दिनों में। और बरसातों के दिनों में फिर से क्या होता है? ठीक है। सबसे अच्छा मिट्टी क्या है? खादा है, बांगा पुरानी है। और भावर क्या होता है? तराई और आपके शिवालिक पर्वत के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। और अगर निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो देखिए, नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। क्या बोलते हैं? अभी आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी के ही दो भाग है, खादर और बांगा। तो नदियों द्वारा जो मिट्टी होता है वो होता है, इसके दो भाग होता है, एक है खादर और एक है, ये पुरानी है और ये नई है। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। सबसे ज्यादा फर्टिलाइट अगर मिट्टी की बात की जाए, देखिए भारत में आपको बताया था 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। देखिए भारत में कुल वन की बात, देखिए वनावरण की बात नहीं कर रहे, वन की बात कर रहे, केवल फॉरेस्ट की बात कर रहे। तो भारत में जो टोटल फॉरेस्ट है वो है आपका 21.7। देखिए एक होता है वन और एक होता है वन प्लस वनावरण या वृक्ष आवरण कह सकते हैं। वृक्ष आवरण भी कह सकते हैं। देखिए वन का मतलब है जो वन है जिसमें क्या लगातार जंगल जो उसको कहते हैं। वन आवरण का मतलब क्या होता है? आप लोग देखोगे सड़क के किनारे पर क्या होता है? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वृक्ष आवरण का मतलब घरों के आसपास जो लगाए जाते हैं या खेतों में जो लगाए जाते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? वृक्ष वृक्ष आवरण कहा जाता है।